हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की सेकंड यूनिट का रिवीजन। तो फर्स्ट यूनिट का रिवीजन मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर करा चुकी हूँ। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या आता है सेकंड यूनिट के अंदर। तो मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, वैसे मैं इसके ऊपर भी एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में किस किस तरह से एंट्री है वो कर सकते हो। नेचर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो ये आपके जो है सेकेंड यूनिट के टॉपिक है, कंप्लीट सेकेंड यूनिट के टॉपिक है। तो इनको आज हम ब्रीफली है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है मोड्स ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आपको इसको बहुत ही डीपली पढ़ना है तो आप इसकी जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आप किस किस तरह से मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। तो पहला आता है मार्केट एंट्रिंग मोड। तो आप मार्केट के थ्रू, जैसे पहला आता है एक्सपोर्टिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक्सपोर्टिंग के थ्रू भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सिंपलेस्ट वे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, तो आपको दूसरी कंट्री के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। सिंपल है, आप डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के थ्रू है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। अब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या है कि भाई अगर है ना, आप है मान लो यूएसए की कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। वहाँ की कंपनी के बारे में अगर आपको नॉलेज है, पता है, तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट है को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप मान लो यूएसए की कंपनी के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप फिर किसका यूज़ करोगे, बीच में जो इंटरमीडिएट्स है उनका मतलब उनका यूज़ करोगे, ठीक है, उनके थ्रू करोगे। तो वो क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, ठीक है। तो दोनों वे से आप है मार्केट के अंदर एंटर है वो कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका इसके बाद आपका आता है लाइसेंसिंग, ठीक है। लाइसेंसिंग में मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पर क्या होता है कि ओनली है ना फॉर्मूला का ट्रांसफ़र होता है। कि जैसे मान लो इंडिया की कंपनी है, ठीक है, उसको कुछ बनाना आता है और यूएसए की कंपनी आकर कहे कि भाई तू है ना अपना मुझे फॉर्मूला दे दे, ठीक है। तो उसके बदले में क्या है, उसके बदले में जो फीस है वो, जो चार्ज है वो करती रहेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है, जैसे लाइसेंसिंग अलाउ द अनदर कंपनी इन योर टारगेट कंट्री टू यूज योर प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज क्वेश्चन इज नॉर्मली इंटेंजिबल। मेनली जो प्रॉपर्टी होती है इंटेंजिबल, यानी आपको वो कहते हैं कि भाई अपना ट्रेडमार्क यूज़ करने का, ठीक है, ट्रेडमार्क यूज़ करने का राइट दे दे, या प्रोडक्शन की टेक्निक को यूज़ करने का राइट दे दे, या पेटेंट को यूज़ करने का राइट दे दे। और जो लाइसेंसी विल पे ए फीस इन ऑर्डर टू बी फॉलोड द राइट टू यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसके बदले में जो लाइसेंसी क्या करेगा, वो फीस है वो पे करता रहेगा, ठीक है। लाइसेंसिंग रिक्वायर वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। कैन प्रोवाइड ए हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसके ऊपर आपको हाई रिटर्न मिल सकती है। लाइसेंसी विल आल्सो टेक केयर ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट इन फॉरेन मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर मेनली क्या होता है, फॉर्मूला का जो है ट्रांसफ़र होता है, और बदले में जो लाइसेंसी है वो क्या करता है, फीस पे करता रहता है लाइसेंसर को, ठीक है। देन आता है फ्रेंचाइजिंग। अब फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या करता है, वो ये तो देता है, फॉर्मूला भी देता है, मतलब अपना ट्रेडमार्क भी देता है और फॉर्मूला भी देता है, साथ में ये भी बताता है कि अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है, यानी हाउ कैन यू ऑपरेट द बिजनेस, ठीक है। तो ये भी बताता है कि इसमें फ्रेंचाइजी के अंदर, तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपका ट्रेडमार्क यानी पेटेंट्स वगैरह है, फॉर्मूला है वो भी, और हाउ टू ऑपरेट द बिजनेस। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, उसका कंबाइन है हो जाता है, तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर। देन आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो आपको पता होगा कि जो एफडीआई होता है वो मेनली क्या होता है, कंट्रोलिंग पर्पज के लिए किया जाता है। कि यानी क्या क्या हुआ कि मान लो एक कंट्री, यानी हमारी इंडिया की कंट्री है, दूसरी कंट्री के अंदर, यानी यूएसए की कंट्री के अंदर जाकर है मान लो अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वैन यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द फैसिलिटी इन ए फॉरेन मार्केट। जब आप मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो होता है। इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। मान लो आपने दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपनी कंपनी लगा ली या वहाँ की कंपनी को परचेज कर लिया। अब क्या होगा कि भाई वही बात है, हम कैपिटल बस्टिंग पढ़ते होंगे, है ना, एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो वहाँ पर हम यही पढ़ते हैं कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या होता है, लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन हो गया। अब मान लो अगर आपने वहाँ पर नई कंपनी लगाई, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज है, अब बार बार उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो वहाँ पर जाकर आपको प्रॉफिटेबल नहीं लगे तो फिर बार बार जो चेंज करना है वो रिस्की हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर।
कि एफडीआई इज़ व्हेन यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द फैसिलिटी इन द फॉरेन मार्केट, जब आप डायरेक्टली फॉरेन मार्केट के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मेनली क्या होगा, ये ओनरशिप के पर्पज़ से होगा। इससे क्या होगा कि हाँ, वहाँ की जो ओनरशिप है वो आपकी हो जाएगी। इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ कैपिटल, मैंने बता ही दिया कि मान लो दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या आपको कैपिटल तो लगेगी, ठीक है। एंड सच ए प्रीमाइसिस, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, स्टाफ की जरूरत होगी। एफडीआई कैन बी डन आइदर बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर और एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी मैंने बताया था एफडीआई, आपको मैंने बताया था क्लास के अंदर कि ग्रीन फील्ड भी होता है और ब्राउन फील्ड भी होता है, ठीक है। तो ब्राउन फील्ड तो क्या होता है, आप जब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एफडीआई होता है आपका ब्राउन फील्ड एफडीआई एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर आप न्यू प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो होता है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। तो यही होता है कि आप किसके थ्रू भी कर सकते हो, और मैंने आपको बताए भी थे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक हॉरिजेंटल एफडीआई, ठीक है, वर्टिकल एफडीआई है, तो डिफरेंट टाइप आपको मैंने बताए थे, ठीक है, डीप में। होली ओन सब्सिडायरी, अब देखो यहाँ पर क्या है, होली ओन सब्सिडायरी इज डेट समवट सिमिलर टू द एफडीआई, लगभग एफडीआई के सेम ही है, लेकिन इट इन दैट कंपनी गोज इनटू ए फॉरेन मार्केट बट इंस्टेड ऑफ ए कंपनी बिगिन इन्वेस्टेड इनटू अनदर कंपनी विद ए होली ओन सब्सिडायरी द फॉरेन बिजनेस इज बाउट। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी, यानी अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करने की बजाय क्या कर रही है, दूसरी कंट्री की जो कंपनी है ना उसी को ही परचेज कर रही है, ठीक है, उसी को ही क्या कर रही है, खरीद रही है। तो it is then up to the owner whether it continue to run before and they take more control of the wholly owned subsidiary। तो इसको हम क्या बोलते हैं, wholly owned subsidiary कंपनी। देन पिगी बैकिंग, पिगी बैकिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होता है कि एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ करती है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि लाइक मान लो यूएसए है, ठीक है, वो नाइकी के शूज़ बेचते हैं। अब मान लो इंडिया है, वो बाटा के शूज़ बेचते हैं। अब इंडिया के अंदर क्या हो गया, बाटा के शूज़ है ना वो बैन हो गए, ठीक है। अब मान लो यूएसए के अंदर मान लो बाटा के शूज़ बैन है, तो अब वो जो इंडिया है वो क्या कर सकता है कि यूएसए की कंपनी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ कर सकता है। यानी क्या करता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ करती है, ठीक है। अब मान लो उसके पास है ना दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो खुद जाकर अपनी कंपनी लगाए वहाँ पर, या क्या करे कि भाई वहाँ पर अमेरिका की यानी जो नाइकी की कंपनी है ना उसी को ही बोल दे कि भाई आप हमारे बाटा के शूज़ रख लो, ठीक है, अपने गोडाउन के अंदर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। तो इसके थ्रू भी आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर एंटर है वो आप कर सकते हो। एक मैंने आपको जॉइंट वेंचर भी बताया था। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है कि मान लो दो कंपनी है, ठीक है, मान लो ए कंपनी है, मान लो ए कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, और बी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे हैं, ठीक है। अब दोनों क्या हुआ, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दोनों आपस में मिल गई, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो दोनों क्या होगी, वापस से अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स है, ठीक है। तो आप इन डिफरेंट मोड्स के थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है वो एंटर है वो कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 के अंदर, वो आपका आता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी यू कैन से दी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, इसको मल्टीनेशनल कंपनी भी बोल सकते हैं। तो मल्टीनेशनल इज ए बिजनेस यूनिट विच ऑपरेट, मतलब जो क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनी, आपको पता है कि जो डिफरेंट पार्ट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, यानी जिसकी ब्रांचेज है ना वो हर जगह फैली हुई है, वो क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है मल्टी नेशन, यानी जो डिफरेंट नेशन तक जिसकी जो स्प्रेडनेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। इन सम केसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी इन द कंट्री, वन कंट्री हो सकता है कि अगर वो मैन्युफैक्चर है, वो मान लो यूएसए की कंपनी है, मेन उसका जो है यूएसए की कंपनी है। अब है, हो सकता है कि वो यूएसए के अंदर प्रोडक्शन करके मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट का काम अदर कंट्री में कर रही हो, ठीक है। या इन अदर केसेस ऑल द बिजनेस ऑपरेशन, या सभी जो बिजनेस ऑपरेशन है डिफरेंट कंट्री में कर रही है। मान लो वो इंडिया के अंदर भी है वो कंपनी, ठीक है, इंडिया के अंदर भी है, जापान के अंदर भी है, या फिर अलग अलग कंट्री है ना, वहाँ पर अलग अलग जो अपने हैं ये सारे जो ऑपरेशन है वो कर रही है, बिजनेस ऑपरेशन है वो कर रही है, ठीक है। और विद द स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं भी। अब मल्टीनेशनल कंपनी कैसे काम करती है, ठीक है, आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी। तो हाउ एवर ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वर्क है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इज एन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन दैट ड्राइव्स एटलीस्ट ए क्वार्टर ऑफ द रेवेन्यू आउटसाइड इट्स होम्स कंट्री। मैनी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज आर बेस्ड इन डेवलप्ड नेशन, ठीक है, मेनली
अगर हम देखोगे तो मेनली डेवलप्ड नेशन की ही होती है एमएनसी। तो ए मल्टीनेशनल एडवोकेट से दैट क्रिएट हाई पेइंग जॉब एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड गुड इन द कंट्री दैट otherwise would not have access to such opportunity on goods. However, the critics of this enterprise believe that these corporations have undue political influence over the government, exploit developing nation and create job losses in their own home country. भाई देखो यही बात है कि ठीक मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाँ मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उससे क्या होगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। लेकिन कईयों का जैसे ओपिनियन ये है कि भाई ये क्या होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, मेनली इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब गवर्नमेंट है, मतलब कहते हैं गवर्नमेंट के साथ इनकी एक तरह से रहता है। तो मेनली क्या करते हैं, इनका मेन ये कहते हैं कि भाई मेन पर्पज इनका क्या होता है कि भाई जो हमारे डेवलपिंग नेशन है ना उसको एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना, और वहाँ से जॉब लॉसेस है। इससे क्या होगा, जो होम कंट्री की जॉब लॉसेस होगी। मतलब अब ये जो एमएनसी आएगी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होती है, ठीक है। अब हमारे देखो पहले हमारी इंडिया के अंदर मेनली जो है ना हाथ से, मतलब मेनली जो प्रोडक्शन होता था ना हाथ से ही होता था, है ना। अब क्या हुआ है, सब कुछ मशीनों से होने लग गया। तो यानी जिन लोगों को जो मान लो हाथ वगैरह से जिन लोगों को हाथ वगैरह से काम करना आता था, अब वो क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह सकते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की। आपको पता है इनके पास बहुत ज़्यादा असेट्स होती है, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होते हैं, उनकी टर्नओवर को हम क्या बोलते हैं, सेल्स है, उनकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। देन आता है नेटवर्क ऑफ ब्रांच। इनकी जो ब्रांचेज है लगभग मैंने आपको बता ही दिया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी ब्रांचेज है वो फैली होती है। कंट्रोल, इसका क्या कहते हैं कि जो मल्टीनेशनल जो इन रिलेशन टू द प्रीवियस पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस इन अदर कंट्रीज कंट्रोल बाय वन हेडक्वार्टर। तो इनका जो कंट्रोल है, उनका जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से इनका कंट्रोल है वो किया जाता है। देयरफॉर द सोर्सेज ऑफ कमांड इज फाउंड इन द होम कंट्री, ठीक है। देन कंटिन्यू ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ है वो है कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। अब भाई इनकी जो टर्नओवर इतनी होगी तो ग्रोथ तो वैसे ही होगी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत अच्छी, मेनली जो टेक्नोलॉजी के कारण ही है इतनी ज़्यादा, हम कहते हैं इनकी इमेज है वो इतनी अच्छी होती है, क्योंकि क्या करते हैं बिल्कुल न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी उनका यूज़ करते हैं। इनोवेशन के इसके इनमें क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनका अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो लगातार न्यू इनोवेशन के ऊपर मेनली फोकस करता है। तो मेनली क्या होते हैं, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है ये। राइट स्किल, इनके पास क्या होता है, बेस्ट मैनेजर होते हैं, ठीक है। इनके पास जो मैनेजर्स है वो बेस्ट होते हैं, काफ़ी अच्छी स्किल होती है जिनके पास, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी मैनेजिंग वर्कर रनिंग ए ह्यूज बिजनेस एंटिटी। फोर्सफुल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आप देखोगे इनकी जो ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है वो करती है, ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इनके जो मेनली किसके इन ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन होता है ना वो मेनली मशीनों से होता है। तो एक टॉप लाइन प्रोडक्ट है, उनको प्रोड्यूस करने के अंदर ये कैपेबल होती है। देन आता है आपका, अब रीज़न क्या है, रीज़न फॉर बिगिन ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कि असेस टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है, कि भाई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इनकी ग्रोथ के मेनली रीज़न क्या होता है। देखो अगर आप एक बल्क के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये बात है ही कि भाई अब अगर एक तो आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको वो महंगा पड़ेगा, है ना। और अगर आप एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, अगर मान लो हम डेवलपिंग कंट्री, हम इंडिया की बात करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर वो इंडिया के लिए अगर इतनी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रही है तो मतलब ये एक है ही है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। देन आता है, प्रोक्सिमिटी टू टारगेट इंटरनेशनल मार्केट, कि जो मतलब ये क्या होते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, इट इज़ द बेनिफिशियल टू सेट अप बिजनेस इन द कंट्री वेयर द टारगेट कंज्यूमर मार्केट ऑफ ए कंपनी इज लोकेटेड। मेनली ये कहते हैं, मतलब ये कंपनी क्या करती है कि अगर मान लो, देखो अगर मैं इंडिया से है ना अमेरिका के अंदर सामान भेज रही हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी,
है ना, यानी एक्सपोर्टिंग के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर मैं अगर अमेरिका के अंदर ही जाकर अपनी कंपनी की ब्रांचेज है वो ओपन कर लेती हूँ तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बियर नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा बात ये है कि मेरे प्रोडक्ट का जो फीडबैक है ना वहाँ से मुझे ईजिली मिल जाएगा, ठीक है, कि वहाँ के जो कस्टमर है, वहाँ के जो कंज्यूमर है, उनका मेरे प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में क्या रिव्यू है। तो ईजिली आपको जो फीडबैक है ना कंज्यूमर से यानी कस्टमर से वो आपको ईजिली मिल जाता है। असेस टू ए लार्जर टैलेंट पूल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी देखो ये हर जगह फैली होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये मतलब इनकी है ना जो एक स्किल्ड वर्कर है ना वहाँ तक मतलब उनको ईजिली असेस होते हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच होती है, वो ईजिली उनको एक्वायर कर लेती है। अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ, तो वैन ए कंपनी प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट्स इन अनदर कंट्री, अगर मान लो एक कंपनी है वो दूसरी कंट्री के अंदर ही जाकर क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है और वहीं सेल कर रही है, तो उनके ऊपर इम्पोर्ट कोटा और जो टैरिफ है उनसे बच जाएगी। बट टैरिफ क्यों लगाया जाता है, मैं दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तभी तो टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं। अगर वो कंट्री हमारे इंडिया के अंदर ही आकर प्रोडक्शन कर रही है और वहीं उसको सेल कर रही है तो वो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर है, इनसे बच जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट 2 के अंदर वो आता है आपका इंटरनेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है, foreign direct investment is an investment made by a firm individual in one country into business interest located in another country. Generally FDI take place when an investor establish foreign company operation or acquire foreign business assets in foreign company। बता चुकी हूँ कि या तो क्या करे, फॉरेन इन्वेस्टर है अपनी जाकर वहाँ पर फॉरेन बिजनेस है वो ओपन कर रहा है, या क्या कर रहा है वहाँ की जो कंपनी है वहाँ की फॉरेन असेट्स है उसको कम्प्लीटली एक्वायर कर रहा है, किसके लिए, कंट्रोलिंग पर्पज के लिए, ठीक है। मैं आपको बताया था कि एफडीआई और एफपीआई के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि एफडीआई मेनली किया जाता है कंट्रोलिंग पर्पज के लिए और एफपीआई किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। एफपीआई में क्या होता है कि आप मतलब पोर्टफोलियो का हम एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं जिसके अंदर क्या, पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो आपका क्या है, एफपीआई, यानी आप शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो। और मैंने आपको बताया था जो शेयर्स वगैरह है, यहाँ पर अगर मैं अपने जो शेयर्स वगैरह यहाँ पर जो हम इंडिया के अंदर अगर शेयर इशू कर रही हूँ तो उनको तो हम शेयर डिबेंचर बोलते हैं। और अगर मान लो इंडिया से बाहर अगर जो फंड रेज कर रहे हैं किसके थ्रू, शेयर्स और डिबेंचर के थ्रू, तो वहाँ पर हम उनको एडीआर, जीडीआर इनको बोला जाता है। और फॉरेन के लोग अगर हमारे इंडिया से फंड रेज कर रहे हैं तो उसको हम आईडीआर बोला जाता है, यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका वेयर इज एफडीआई मेड। तो एफडीआई ओपन इकोनॉमी क्या होती है भाई, क्लोज इकोनॉमी का तो मतलब ही यही होता है। तो 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज इकोनॉमी थी, मतलब हम जो फॉरेन कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड था वो नहीं था। तो ओपन इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी फॉरेन ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जब दूसरी कंट्री है वो हमारी इंडिया के अंदर आ सकती है तो हम भी वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्रेड है वो कर सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ, जब हम इजीली जो ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो एफडीआई कौन सी इकोनॉमी में होगा, ओपन इकोनॉमी में होगा, ठीक है। देन आता है एफडीआई इन इंडिया। और अगर मैं बात करूँ तो एफडीआई इज एन इम्पोर्टेंट मोनेटरी सोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए एफडीआई एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया वेकअप ऑफ 1991, ठीक है, क्राइसिस एंड सिंस देन एफडीआई हैज स्टेडली इंक्रीज। उसके बाद अगर आप देखो 1991 के बाद आपका एफडीआई वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अब अगर बता दूं मैं आपको जो सिंगापुर और यूएस से है ना, वो उसका जो हाईएस्ट एफडीआई है किसमें, हाईएस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूशन है किसमें, इंडिया के अंदर। पहले मेनली हम मॉरिशस का पढ़ते थे, लेकिन इस बार जो 2019 के अंदर जो डाटा है तो उसके अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट एफडीआई है वो कहाँ का है आपका, कहाँ का है, सिंगापुर और यूएसए का है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि आप किस किस रूट से एफडीआई में आप एंटर कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक रूट में आपको पता है कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और अब ये हमारे जो रिसेंटली है 5 to 6 मंथ पहले हमारे एफडीआई रूल्स है वो चेंज भी हुए, और उस चेंजेस के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। अच्छा, सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पर 100% ऑटोमेटिक रूट कैटेगरी है, कहाँ है, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, एयर, ये आप पढ़ लेना कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है।
और ऑटो कंपोनेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, ब्रॉडकास्ट है, होलसेल ट्रेडिंग है, ठीक है, ड्यूटी फ्री शॉप है, फूड प्रोसेसिंग, जेम ज्वेलरी, ठीक है, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन। यहाँ पर क्या है, आप है 100% ऑटोमेटिक रूट से, मतलब आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इन्वेस्ट है वो कर सकती हैं दूसरी कंट्री। सेक्टर विच कम अंडर द 100% ऑटोमेटिक रूट कैटेगरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है 49% तक ऑटोमेटिक रूट से कर सकती है। इंश्योरेंस है वो भी 49% तक कर सकती है, 49 से ऊपर करना है तो गवर्नमेंट रूट से करेगी। मेडिकल है वो 100% कर सकती है, पेंशन 49% तक, पेट्रोलियम रिफाइनेंस है 49%, पावर एक्सचेंज है वो 49% है। अब जहाँ पर गवर्नमेंट रूट से कर सकते हो, ठीक है, तो सेक्टर बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर में आप 20% तक गवर्नमेंट रूट से कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग में 49% तक, ठीक है, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% तक आप कर सकते हो, सैटेलाइट एंड ऑपरेशन में आप 100% तक कर सकते हो। कहाँ से? गवर्नमेंट रूट से। एफडीआई प्रोहिबिशन मतलब कहाँ पर आप नहीं कर सकते, ठीक है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ पर मनाही है। तो एटॉमिक जो एनर्जी जनरेशन है वहाँ आप नहीं कर सकते। एनी गैम्बलिंग या बैटिंग बिजनेस, ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग क्या होता है? एक टाइप की बैट होती है, ठीक है, वो होती है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लॉटरी में चिट फंड कंपनियाँ होती है, निधि कंपनियाँ होती है, सिगरेट है, तो यहाँ पर क्या है एफडीआई की, मतलब यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। एफडीआई इनफ्लो अगर हम बात करें ड्यूरिंग द फिस्कल एंडेड मार्च 2019, इंडियन रिसीव्ड हाईएस्ट ईवर एफडीआई फ्लो, तो 64.37 बिलियन डॉलर का आया है हमारे इंडिया में। तो एफडीआई इनफ्लो अगर हम 2014 से 15 की बात करें ना, तो हमारा कितना था? 45.14 बिलियन था। और 2014 से 15 के अंदर हमारा कितना था? ठीक है, 55.55 बिलियन था। तो अब की 2019 के अंदर मतलब हमारा क्या इंक्रीमेंट ही हुआ है, ठीक है। अब देन होता है नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है कि भाई हमारी, जैसे मैं आप एग्जांपल लेकर चलूँ, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी करेंसी की वैल्यू है ना, वो दूसरी करेंसी के कंपेयर में कितनी है। मैंने बोला $1 की वैल्यू है ना, वो कितनी है? 60 है, ठीक है। हमारे इंडिया के 60 रुपीज़ के बराबर क्या है? $1 है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं? मतलब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ, मतलब हम कितने उसके अंदर है एक्सचेंज है वो कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होते हैं? जहाँ पर हम फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, जहाँ हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है जहाँ पर हम जो फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी इन अनदर कंट्री। यानी जिस रेट के ऊपर एक देश की करेंसी को अन्य करेंसी के साथ जो एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, यानी एक देश की करेंसी को अन्य देश की करेंसी से हमें कितनी जो नंबर ऑफ यूनिट है वो मिलेगी, ठीक है। अब मैंने बताया कि जैसे $1 है वो 60 के बराबर है, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या है कि $1 है वो 60 के बराबर है, ठीक है, तो वो क्या है? एक्सचेंज रेट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था करेंसी का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ पहले। कि एप्रिसिएशन क्या है? आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, कि $1 था पहले कितने का था? 60 का था। अब $1 की वैल्यू हो गई 60 हो गई, पहले 70 थी। तो पहले क्या था? मुझे पहले $1 70 के बराबर था। मतलब पहले अगर मैं मान लो अमेरिका से कोई सामान मंगा रही हूँ ना, तो मुझे 70 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब मुझे 60 देने पड़ रहे हैं। तो मेरी करेंसी का, हमारी जो करेंसी का क्या हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन अपोजिट हो जाएगा कि अब मान लो 80 हो जाती है, तो ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। पहले उस सामान को खरीदने के लिए मुझे 70 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, और अब मुझे कितने देने पड़ रहे हैं? 80 रुपीज़ है। तो ये आपका क्या हो गया? करेंसी का एप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, सॉरी। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है? फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज के रेट के अंदर जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम एप्रिसिएशन, और करेंसी की वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर अगर हमारी करेंसी की वैल्यू है ना वो बढ़ती है, एप्रिसिएशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर रिवैल्यूएशन बोलते हैं। और अगर करेंसी की वैल्यू है वो डाउन होती है, यानी डेप्रिसिएशन होता है, तो उसको हम फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हम क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे से देखनी हो जो फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट वाली, तो ये मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है।
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट होती है यानी जहाँ पर करेंसी की वैल्यूज़ है ना, आपकी जो डिमांड और सप्लाई है ना, उसके द्वारा डिटरमाइन होती है। यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई कितनी है, ठीक है। अच्छा, एक बार देखो कि भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जहाँ पर जो करेंसी है ना, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ठीक है। यानी डिमांड एंड सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है गवर्नमेंट भी इसमें बीच के अंदर इंटरफेयर कर देती है, तो जिसके कारण क्या होता है फ्रीली जो एक्सचेंज रेट है ना वो आपकी मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो जिसको हम मैनेज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग या इसको हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर देती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। अच्छा, करेंसी का यहाँ पर देखो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या कहाँ होगा? तो जब आपकी करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? अगर यहाँ देखें, यहाँ पर बात करें तो अगर देखो तो यहाँ पर आपकी क्या है? डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। अब अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। अगर करेंसी की डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, एक मिनट देखो, यहाँ पर क्या है आपकी, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। यहाँ पर क्या है? आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, और यहाँ पर क्या है? आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। देखो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है? आपकी सप्लाई है वो इतनी है और डिमांड है वो आपकी इतनी है। तो अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। हम ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम पढ़ते थे, ठीक है, इस वाले चैप्टर को भी। और दूसरा देखो, अगर यहाँ पर क्या है? आपकी डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है? आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। अब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगी? एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगी। यानी अल्टीमेटली जो आपकी एक्सचेंज रेट कहाँ डिटरमाइन होगी? जहाँ आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अब आते हैं थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो पहले ही थ्योरी आती है आपकी मिंट पैरिटी थ्योरी। मिंट पैरिटी थ्योरी में क्या होता है कि जो कंट्रीज होता है ना उसको अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की फॉर्म के अंदर डिटरमाइन करना पड़ता था, ठीक है। मिंट पैरिटी थ्योरी के अंदर क्या होता था कि जहाँ पर क्या हो कि जहाँ पर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की फॉर्म या फिर जो भी हम जो सिल्वर है उसकी फॉर्म के अंदर जब डिटरमाइन है वो करना पड़ता था। अब जैसे एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ कि मान लो 1 पौंड है ना, 1 पौंड के अंदर आपका आता है 5 ग्रेन सोना, ठीक है, और $1 के अंदर आपका आता है 1 ग्रेन सोना, 1 ग्रेन गोल्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर $1 किसके बराबर हो गया? $1 हो गया 1/5 पौंड के। और पौंड किसके बराबर हो गया? पौंड आपका बराबर हो गया $5 के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कंट्री थी ना उसको अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की फॉर्म में डिटरमाइन करना पड़ता था। या एग्जांपल और ले लो आप कि 1 ग्राम सोना है ना, वो मान लो मान लेते हैं हम 6 पौंड के बराबर है, ठीक है। और अमेरिका के अंदर जो 1 ग्राम जो गोल्ड है वो कितने $36 के बराबर है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या होगी कि यानी आपका जो 1 पौंड है ना वो कितना हो गया? 1 पौंड मतलब आपका हो गया $6। 1 पौंड कितना हो गया? $6। और जो डॉलर कितना हो गया? $1 वो कितना हो गया आपका? 1/6 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता था कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करने के लिए, अब देखो यहाँ पर क्या होता था कि मान लो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 1 पौंड है ना, मान लेते हैं 1 पौंड है वो $4.866 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते थे एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम 2 पॉइंट का यूज करते थे। एक होता है अपर गोल्ड पॉइंट और एक होता है लोअर गोल्ड पॉइंट है, ठीक है। अगर मुझे अपर गोल्ड पॉइंट है ना, तो अब देखो अगर गोल्ड है उसको भेजने के ऊपर जो खर्चा लगता है ना, तो उसको हम जैसे अमेरिका के अंदर क्या होता है छोटी मोटी पेमेंट के लिए हम सेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो
अब अगर मान लो एक गोल्ड को भेजने के अंदर जो खर्चा होता है ना, अपर गोल्ड पॉइंट के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता था, लोअर गोल्ड पॉइंट के अंदर उसको माइनस कर दिया जाता था। ठीक है, इससे देखो, इससे एग्जांपल समझ में आएगी। अब अगर मान लो इन अमेरिका है, ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं कि ट्रेड हो रहा है किसके बीच में, अमेरिका के बीच में हो रहा है और जो इंग्लैंड के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब मान लो अमेरिका के अंदर मान लो जो जो यहाँ पर जो पहले अगर एक्सचेंज रेट का जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो 4.866 है, यानी मैं मानकर चल रही हूँ कि एक पौंड है ना मेरा किसके बराबर है, 4.866 के। और गोल्ड को है ना जो गोल्ड को दूसरी कंट्री में भेजने के ऊपर जो खर्चा लगता है ना वो कितना लगता है, 0.02 सेंट है उसका एक्सपेंडिचर है वो लगता है। ठीक है, अब अगर मुझे अपर गोल्ड पॉइंट निकालना है तो मैं इसको प्लस कर दूंगी। अब देखो अगर मान लो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो अनफेवरेबल हो जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं उसके एक्सपोर्ट से। तो अब अमेरिका क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन हो जाएगी, 4.866 प्लस 0.02, यानी कितना हो गया आपका 4.866। अब ये वो पॉइंट है कि जिसके अंदर है ना गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, यानी इस पॉइंट से अगर ज़्यादा हो गया ना तो फिर अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, जो डॉलर की उसके अंदर पेमेंट करने के बजाय, ठीक है, इंग्लैंड के यानी पौंड के अंदर पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया उसकी वैल्यू गिर गई। यहाँ पर क्या हुआ, देखो अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो अनफेवरेबल हो गया, तो यानी उसके जो करेंसी की वैल्यू है ना वो गिर गई, है ना, करेंसी की वैल्यू है वो गिर गई। अब वो क्या करेगा, अब उसकी मतलब इसका मतलब है पौंड महंगा हो गया, है ना, उसके पौंड पौंड महंगा हो गया और उसका डॉलर है वो सस्ता होगा। अब वो क्या करेगा, पौंड के रूप में पेमेंट करने के बजाय गोल्ड की फॉर्म में पेमेंट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है, उसके बाद मान लो अभी तो मैं मानकर चल रही थी कि अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो अनफेवरेबल हो गया था। अब मैं मानकर चल रही हूँ कि इंग्लैंड का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो गया। तो अब इंग्लैंड क्या करेगा, अब इंग्लैंड क्या करेगा कि डॉलर की फॉर्म में पेमेंट करने की बजाय, ठीक है, किसके फॉर्म के अंदर करेगा, गोल्ड की फॉर्म में। और अमेरिका के लिए ये क्या है, गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर यानी जो हम गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी जो गोल्ड को भेजने के ऊपर जो खर्चा होता है ना उसको माइनस कर देंगे, और अपर पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और लोअर पॉइंट निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो ये वो वाला पॉइंट है, अगर इससे ज़्यादा, इस पॉइंट से ज़्यादा अगर अगर किसको, इंग्लैंड को अगर पेमेंट करनी है ना, किसको, अमेरिका को, तो फिर वो डॉलर की फॉर्म में ना कर कर किस फॉर्म में करेगा, वो गोल्ड की फॉर्म में करेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है मिंट पार्ट थ्योरी है वो क्लियर हो गई होगी। देन आती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का मतलब देखो, अब मान लो एग्जांपल लेकर चलें कि दो कंट्री है ना, उसकी परचेजिंग पावर के अंदर क्या लेकर आना, पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है, समानता लेकर आना। अब यहाँ इंडिया के अंदर है ना वही चीज़ मान लो 20 रुपये की मिलती है, ठीक है, और अमेरिका के अंदर मान लो, अब मान लो इंडिया के अंदर मान लो कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल लेकर चल लो, मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो 20 रुपीज़ में मिलती है, और वहाँ पर अमेरिका के अंदर वो चीज़ है ना आपको कितने में, मतलब आपको है वो आपके इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैं लेकर चल रही हूँ, मान लो 40 रुपीज़ में मिलती है, इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखो एक्सचेंज रेट क्या हो गई, तो यानी हमारा क्या हो गया, हमें इससे क्या क्या पता चला कि भाई अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के अंदर इस चीज़ की वैल्यू है ना इंडिया के रुपीज़ से क्या है, दुगनी है ना, दुगनी हो गई। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब यही होता है कि डेटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, द फ्लक्चुएशन वेयर द कंट्रीज आर इन कन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड। द थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपाउंड बाय द Watley in 1802, but the credit for the probably developing in theories the present form goes from the goes to the, ठीक है, गस्ताव कैसल हु गेव इट सिस्टमेटिक स्टेटमेंट इन 1918 में। ठीक है, तो उन्होंने दी थी ये थ्योरी। अब ये थ्योरी किसके ऊपर बेस होती है कि डिफरेंट करेंसी के अंदर डिफरेंट परचेजिंग पावर होती है। मैंने बताया आपको कि डिफरेंट कंट्री के अंदर क्या होता है, डिफरेंट परचेजिंग पावर होती है। अब when the domestic currency is exchanged for the foreign currency, it is fact the domestic purchasing power which is exchanged for the foreign purchasing power। ठीक है, अब अगर मैं डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रही हूँ तो इसका मतलब भी यही है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई डोमेस्टिक परचेजिंग पावर है वो अलग होगी। हमारी कंट्री के अंदर मान लो वो चीज़
कितने रेट में आती है और मान लो दूसरी कंट्री के अंदर वो चीज़ कितने रेट में आती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच में एक पैरिटी लाना, ठीक है, एक्सचेंज रेट के बीच में क्या लाना, पैरिटी लाना। अब एग्जाम्पल से देखो, अब मैं मानकर चलूँ हमारे जो जो चीज़ है ना इंडिया के अंदर 5,000 रुपये के अंदर मिलती है ना, अमेरिका के अंदर वो उसकी वैल्यू $1,000 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, या मैं कह सकती हूँ परचेजिंग पावर, 5 रुपये की परचेजिंग पावर और 5 रुपये बराबर है इंडिया के जो अमेरिका के अंदर जो हमारे यहाँ 5 रुपये में मिलती है, वो वहाँ पर क्या है $1 के अंदर मिलती है। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हुई कि भाई $1 है वो 5 रुपये के बराबर है, तो रुपीज़ की वैल्यू आपकी क्या हो गई, $1 है आपके वो 5 रुपये के बराबर है। तो इसका मतलब है आपकी 1 रुपये, आपका जो यहाँ 1 रुपये में 1 रुपीज़ की वैल्यू है ना, वो वहाँ पर कितनी है, 1/5, यानी आपके 1 रुपीज़ की वैल्यू $0.2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जो दोनों जो करेंसी है उसके बीच में क्या करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसमें इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाती है। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, $1 था, वो $1 की वैल्यू 5 रुपये के बराबर थी, ठीक है। तो जो 1 रुपीज़ है, ठीक है, तो वो आपका किसके बराबर होगा, $1/5 के, यानी 0.2 के, ठीक है। तो ये क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी। देन आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी इज मॉडर्न एंड मोस्ट सेटिस्फैक्टरी थ्योरी। इसने बोला कि एक्सचेंज रेट का डेटर्मिनेशन वहाँ होगा जहाँ पर एक्सचेंज रेट की डिमांड और सप्लाई है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, वहाँ पर एक्सचेंज रेट का डेटर्मिनेशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेट ऑफ एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज डेटरमाइंड बाय व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन सेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर क्या होगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहाँ पर एक्सचेंज रेट का डेटर्मिनेशन है वो होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कि ये आपकी सप्लाई और ये आपकी डिमांड है, ठीक है। अब अगर मान लो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब वही बात, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो उतनी है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो रेट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। और वही है, अगर उनकी डिमांड कम हो गई तो रेट है वो डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक थ्योरी क्या मानती है कि वहाँ पर डिटरमाइन होता है जहाँ पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई, यानी जो मॉडर्न थ्योरी में पढ़ते हैं ना, वो यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, कि वहीं डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट जहाँ पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक है। देन आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट इन विच रिकॉर्ड, जिसके अंदर सारी मोनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको इंक्लूड करते हैं। कौन सी मोनेटरी ट्रांजेक्शन, चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर हो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन गिवन पीरियड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसमें हम सभी मोनेटरी ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं मेड बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर हो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। दिस स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रांजेक्शन मेड बाय द इंडिविजुअल की ट्रांजेक्शन भी आती है, कॉर्पोरेट कंपनी की भी आती है, गवर्नमेंट की भी आती है, and help in monitoring in flow of fund to develop the economy. When all the elements are correctly included in the balance of payment, it should sum up zero in perfect scenario. अब देखो एलिमेंट क्या होते हैं, तो 3 एलिमेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट है। द टोटल ऑफ करंट अकाउंट मस्ट बैलेंस विद द टोटल ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये कहते हैं कि करंट अकाउंट का टोटल है ना आपके किसके बराबर होना चाहिए, जो कैपिटल अकाउंट और जो फाइनेंशियल अकाउंट है ना उनके बराबर होना चाहिए, वो एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या देखो, करंट अकाउंट आता है, करंट अकाउंट के अंदर आपके जो गुड्स एंड सर्विस है ना वो आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी आपकी एसेट्स है वो आएगी, और फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है ना वो आएंगे, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या आता है, द करंट अकाउंट इज यूज टू मॉनिटर द इनफ्लो ऑफ, मैंने बताया इसमें क्या आती है आपकी गुड्स एंड सर्विस आती है बिटवीन द कंट्री। द अकाउंट कवर ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इट आल्सो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ इंजीनियरिंग, tourism, transportation, business service, stock, royalty, patent, copyright. When all the goods and services are combined together, they make up the balance of trade. ठीक है, तो आपको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर और बैलेंस इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम क्या लेते हैं, सिर्फ गुड्स को लेकर चलते हैं, सिर्फ गुड्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ द ट्रेड एंड ट्रांसफर विच हैपन, लेकिन करंट अकाउंट में आपके गुड्स भी आते हैं और आपकी सर्विसेज भी आती है, ठीक है। और इसके अंदर आपके यूनिलैटरल ट्रांसफ़र आता है। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, जो वन साइडेड ट्रांसफ़र होते हैं, एक तरफा, है ना। तो ट्रेडिंग इन गुड्स बिटवीन द कंट्री आर रिफर्ड टू एज विजिबल आइटम्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, सारी जो सर्विसेज आ जाएगी और सारे आपके गुड्स आ जाएंगे और आपके यूनिलैटरल ट्रांसफ़र आ जाएंगे, ठीक है।
कैपिटल अकाउंट में क्या आती है, आपकी जो भी असेट्स आती है। तो ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री आर मॉनिटर थ्रू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूड, इसमें क्या आती है आपकी परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स, लैंड, प्रॉपर्टी। द कैपिटल अकाउंट आल्सो इंक्लूड द फ्लो ऑफ टैक्सेस, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, ये सारी आते हैं। 3 एलिमेंट होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आते हैं। आपका आता है लोन एंड बोरोइंग, तो इसमें क्या आते हैं, सारे आपके जो लोन्स आ जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट के हो, सेक्टर के हो, या चाहे पब्लिक सेक्टर के हो। इन्वेस्टमेंट के अंदर दीज आर द फंड इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट स्टॉक बाय द नॉन रेजिडेंट, ठीक है, वो आ जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, मेनली यही क्वेश्चन बनता है इसमें से, तो कि भाई कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो करंट अकाउंट में तो आपके सारे गुड्स सर्विस यूनिलैटरल ट्रांसफर वगैरह आ जाते हैं, और कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी आपके असेट्स है, लोन्स है, ठीक है, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह है, वो आ जाते हैं। देन फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आता है, द फ्लो ऑफ द फंड फ्रॉम एंड फॉरेन कंट्री थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ठीक है, जो आप कहाँ पर करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहाँ रियल एस्टेट के अंदर कर रहे हो, बिजनेस वेंचर में कर रहे हो, एफडीआई में कर रहे हो, थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंट। दिस अकाउंट मेजर द चेंज इन फॉरेन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक असेट्स एंड डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन असेट्स हैं। ऑन एनालाइजिंग दिस चेंजेस इट कैन बी अंडरस्टूड इफ द कंट्री इज सेलिंग एंड एक्वायरिंग मोर असेट्स, ठीक है। तो आपके जो भी आपके रियल एस्टेट्स वगैरह के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, वो सारे किस में आ जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का जो रिवीजन है इंटरनेशनल बिजनेस की। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो थैंक यू।